अब अवक्षेप का गठन हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। अब अवक्षेप क्या होता है? एक ठोस उत्पाद होता है जो रासायनिक अभिक्रिया जब संपन्न हो जाती है उसके बाद उस विलयन के अंदर आपको दिख जाएगा अलग से। जैसे पोटेशियम आयोडाइड, इसको बोलते हैं KI से, और लेड नाइट्रेट PbNO3, जब इनके बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है तो लेड आयोडाइड बनेगा। क्या बनेगा? लेड आयोडाइड, PbI बनता है। और लेड आयोडाइड जो होता है इसके पीले अवक्षेप के गठन की क्या इसकी विशेषता होती है। तो ध्यान रखना, यहाँ दो पदार्थ कौन कौन से बच्चों? एक तो है पोटेशियम आयोडाइड, एक तो पोटेशियम आयोडाइड लिया, और एक कौन लिया? लेड नाइट्रेट लिया। ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, और क्रिया करने के बाद यहाँ क्या बनेगा? लेड आयोडाइड बनता है, PbI बनता है। और यहाँ जब PbI बनेगा तो इसका रंग कैसा दिखाई देगा? पीले रंग का दिखाई देगा। इसका मतलब ये क्या बन गया? हमारे पास अवक्षेप बन गया। पीले रंग का अवक्षेप का निर्माण होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे एक पूछा जाएगा कि वास्तव में अवक्षेप को परिभाषित कीजिए। तो आप कैसे लिखोगे कि अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विलयन के अंदर बच जाता है, अलग से उसमें दिखाई देता है। आइए अगला बिंदु देखें, रंग में परिवर्तन। मैंने कहा कि रासायनिक अभिक्रियाएं जब होती है तो कहीं ना कहीं रंग में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को रंग में बदलाव की विशेषता है, मतलब वो रंग में बदलने की विशेषता को दर्शाती है। जैसे सिट्रिक एसिड और बैंगनी रंग के पोटेशियम परमैंगनेट। भाई हमारे पास सिट्रिक अम्ल है, सिट्रिक एसिड है, और हमारे पास एक बैंगनी रंग का पोटेशियम परमैंगनेट का क्या है? विलयन है। इनके बीच जब रासायनिक अभिक्रिया कराई जाएगी तो ये जो बैंगनी रंग है ये बैंगनी से रंगहीन रंग में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। मतलब यहाँ रंग में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। आपके सामने दे रखा है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है, सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 गैस, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट घोल के बीच रासायनिक अभिक्रिया में, मान लो आप लोगों ने एक तो लिया सल्फर डाइऑक्साइड या फिर SO2 बोलते हैं इसको, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है इसको बोलते हैं SO2। ये तो ये लिया, एक लिया हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका मतलब होता है बच्चों कि अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया और इनके घोल के बीच रासायनिक अभिक्रिया कराई। तो हमने क्या देखा कि जो नारंगी से हरे रंग में परिवर्तन हो जाएगा। मतलब पहले जो आपका विलयन था, ये देखो लिखा हुआ है पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन का रंग नारंगी होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन का रंग नारंगी होता है। इसकी अभिक्रिया जब हम लोग करवाएंगे हरे, मतलब इसकी जब अभिक्रिया होती है किसके साथ? सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। तो जैसे ही लिखा हुआ है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन में प्रवाहित किया जाता है तो पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन का नारंगी रंग, जो इधर नारंगी रंग था, इधर जो नारंगी रंग था, ये किसके अंदर बदल गया बच्चों? ये बदल जाएगा हरे रंग के अंदर। ये किसके अंदर बदल जाएगा? हरे रंग के अंदर बदल जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, पेपर में पूछ सकता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के नारंगी विलयन में SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को प्रभावित करने पर कौन सा रंग उत्पन्न होता है? तो नारंगी से हरा रंग बन जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से तापमान में परिवर्तन होता है। तो देखो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को तापमान में परिवर्तन की क्या होती है? विशेषता होती है। अतः तापमान में क्या होगा? परिवर्तन होगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि ठोस से बर्फ थी, वो कहाँ आ रही है? पानी के अंदर आ रही है। तो कहीं ना कहीं उसने ऊष्मा ली, ऊष्मा ली, इसका मतलब उसके अंदर ताप गया, और ताप की वजह से उसकी अवस्था में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। और एग्जाम्पल देख लो, जैसे बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं बुझा हुआ चूना। अब मान लीजिए बुझा हुआ चूना है ना, तो बुझा हुआ चूना बनाने के लिए हमें बिना बुझा हुआ चूना और पानी के बीच रासायनिक अभिक्रिया करवानी पड़ती है। तो यहाँ तापमान में क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो बच्चों बिना बुझा हुआ चूना जो होता है ना, इसको तो बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और बुझा हुआ चूना जो होता है इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पहले हम लोगों ने अपोजिट बोल दिया था, तो ध्यान रखना, बुझा हुआ चूना मतलब हम लोग पहले बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे और इसकी अभिक्रिया जल के साथ करवाएंगे तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, मतलब बुझा हुआ चूना बन जाता है। जहां जब आप उस पात्र को टच करोगे जहां कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बिना बुझा हुआ चूना जहां आपको दिख रहा है, वहां क्या होगा? वहां ताप, आपको ऊष्मा या वो पात्र गर्म हो जाएगा, तो वहां तापमान में परिवर्तन आपको दिख जाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपके पास, ये वाला थोड़ा फॉर्मूला याद रखना।
देखो यहाँ लिखा हुआ है भुजा हुआ चूना, इसको तो बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यदि इसके आगे लग जाए बिना भुजा हुआ चूना तो इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है, तो ध्यान रखना, भुजा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बिना भुजा हुआ चूना, क्योंकि जब आप बिना भुजे हुए चूने की अभिक्रिया जल के साथ करवाओगे तो यहाँ एक नया पदार्थ बनेगा जिसका नाम होगा भुजा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये इस प्रकार से निर्माण कर लेगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे हम इसके पढ़ेंगे इसके बारे में, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपके सामने एक इमेज है, तो यहाँ आपको दिख जाएगा कि क्या हो रहा है। देखें इधर, हम लोगों ने क्या बोला था कि हमारे पास बिना भुजा हुआ चूना है, इस मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड। देखो नाम आए तो इनको याद रखना। आपके पास क्या नाम आया? यहाँ आ रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, आपको दिख रहा है कि ठीक है सर। जैसे ही ये है एक सख्त कांच का बीकर, मतलब आप लोगों ने एक पात्र लिया हुआ है कांच का, इस प्रकार से आप एग्जाम में बना सकते हो। ये पात्र लिया, इसके अंदर आप कैल्शियम ऑक्साइड लोगे, मतलब बिना भुजा हुआ चूने के कुछ टुकड़े लिए। अब जैसे ही आपने इसके अंदर पानी डाला, इधर देखो, आपने पानी डाला, यहाँ क्रिया होगी और क्रिया होने के बाद बनेगा भुजा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब बनेगा और आप इस सख्त कांच के गिलास को या इस पात्र को जब आप टच करोगे, छूओगे, तो आपको ये बहुत गर्म लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तापमान में परिवर्तन आपको दिखने को या देखने को मिलता है। ये बात आपको याद रखनी है। और देखिए यहाँ लिख रहा है कि जिंक और तनु सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक और तनु सल्फ्यूरिक एसिड, वही एग्जाम्पल जो पहले पढ़ चुके हैं कि जिंक और H2SO4 के बीच यदि रासायनिक अभिक्रिया होती है तो तापमान में बदलाव होगा, जो कि तापमान में वृद्धि को दिखाएगा। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला बिंदु देखें, यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, किसी पदार्थ को आप जला रहे हो और जलाएंगे तो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि बेरियम क्लोराइड जो होता है, ये अमोनिया और पानी बनाने के लिए बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड के बीच रासायनिक अभिक्रिया के तापमान में बदलाव को दिखाता है। तो ध्यान रखना, यहाँ तापमान में क्या होती है? गिरावट, कमी हो जाती है, क्योंकि यहाँ जब पदार्थ जलता है तो उसमें से ऊष्मा का लगातार निष्कासन होने के कारण तापमान में क्या होती है? कमी होती जाती है। थोड़ा सा यहाँ आप समझना कि क्या है एग्जाम्पल। तो बेरियम क्लोराइड, अमोनिया और पानी बनाने के लिए बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया क्लोराइड के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब देखो मैं थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ इसको क्या हो रहा है यहाँ, हालांकि ये आगे आपको आ जाएगा। बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस हम लोगों ने अभिक्रिया कराया अमोनियम क्लोराइड से, NH4Cl से, और ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया करने के बाद यहाँ बनेगा बच्चों बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस अमोनिया बनेगा NH3, और साथ में लेके आएंगे पानी, जल को लेके आएंगे, जल का निर्माण भी यहाँ होगा। अभी ये रासायनिक अभिक्रिया जो मैं करा रहा हूँ बच्चों, ये संतुलित नहीं है, इसको हम लोग चेक कर लेंगे संतुलित है या नहीं, अभी नॉर्मल समझना। तो ये जब दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ तापमान में क्या होती है? गिरावट होती है। क्या होती है? तापमान में गिरावट। देखो लिखा हुआ है यहाँ तापमान में कमी होती है। तो ये बात आप याद रखना, क्योंकि पेपर में दे देता है कि बताइए इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान तापमान में वृद्धि होगी या कमी, तो आपको आंसर करना है कि तापमान में क्या होती है? कमी होती है, क्योंकि ये पदार्थ नए पदार्थों में बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऊष्मा की हानि यहाँ आपको दिखाई देती है। लेकिन कुछ ही अभिक्रिया ऐसी होती हैं जहाँ तापमान में गिरावट होती है, लेकिन ज़्यादातर अभिक्रिया ऐसी होंगी जहाँ तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है, ठीक है।